इतिहास किसी भी देश का भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार और समाज की है कि तथ्यों पर आधारित, कल्पना से परे जो वास्तविक तथ्यपरक जो इतिहास है वो हमारी भारत की पीढ़ियों को विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। और यदि हम गलत तथ्यों के उलट जाकर के अगर कल्पना के आधार पर कोई मनगढ़ंत सिद्धांत चलाते रहेंगे तो वो इतिहास नहीं, वो एक कपोल कल्पना है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इतिहास धरोहर होती है किसी भी देश की, और वो एक बहुत बड़ा स्रोत होता है किसी भी देश के उस रास्ते का जो उसने तय किया है। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो इतिहास में एक इस्टेब्लिश सत्य है, जो स्थापित सत्य है, वो ये है कि 6वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक इतिहास में ये काल गुर्जर काल है। लेकिन तथ्यों के उलट बहुत उलटफेर करके उसको राजपूत काल के नाम से पढ़ाया जाता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस काल में जो कई प्रमुख राजवंश हैं, जैसे प्रतिहार हैं, परमार हैं, चालुक्य हैं, चौहान हैं, गहलोत हैं, भाटी हैं, चंदेल हैं, तोमर हैं, ये सब गुर्जरों के मुख्य वंश हैं और इन सब के प्रमाण हैं इतिहास में। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इतिहास वही है जो शिलालेखों के आधार पर हो, जो तत्कालीन साहित्य के आधार पर हो, जो उस समय में रचा गया। इतिहास वही है जो फॉरेनर उस समय पर आए, विदेशी यात्री जो उस समय पर आए, जो उन्होंने आंखों देखा वृत्तांत लिखा, जो उसके आधार पर हो, या जो लिंग्विस्टिक आधार पर हो, जो कई प्रकार की हमारी परंपराएं हैं, जो कई प्रकार के हमारे वंशानुक्रम से चलने वाली चीज़ें हैं, उन सबको बेस बना करके इतिहास की सच्चाई को रखा जाता है। इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहला जो प्रश्न अभी जो अनुराग जी ने रखा था कि क्षत्रिय वर्सेस गुर्जर किया गया। अब आप देखिए, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक वर्ण है, और वर्ण जो है वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होता है, व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है, और जाति बाई बर्थ होती है। तो जैसे बाई बर्थ गुर्जर एक जाति है, वैसी राजपूत भी बाई बर्थ एक जाति है। क्षत्रिय, और हमारे शास्त्रों में इसका प्रबल उल्लेख है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्य जुच्यते। शास्त्र कहते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, पर संस्कार से मनुष्य द्विज बनता है। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वो संस्कार के द्वारा ही बनता है, नहीं तो अगर संस्कार न हो, वो योग्यता और गुण संपादित ना हो, तो वो शूद्र ही रहता है, चाहे वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो। आप देखिए, मनुस्मृति में आता है, ये 10वें अध्याय का 65वां श्लोक है मनुस्मृति का। उसमें दिया, शूद्रो ब्रह्मणे तामेति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवं तु विद्याद् वैश्यस्तथैव च। इसमें कहा गया कि अगर कोई शूद्र भी गुणी हो जाता है और वह योग्यता संपादित करता है तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण वर्ण में गिना जाता है। और ब्राह्मण भी अगर विद्यादि गुणों से हीन हो जाता है तो वो भी शूद्र वर्ण को प्राप्त कर लेता है। तो ये जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। अब उस वर्ण व्यवस्था को अगर आप जाति पर थोपेंगे तो वर्ण का सारा महत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उस आधार पर तो और भी कई जातियां, जो पैमाना आप लेकर चलते हैं उस आधार पर, तो उस पैमाने से तो गुर्जर भी क्षत्रिय में ही आ जाते हैं, पर वो पैमाना क्षत्रिय का नहीं है। क्षत्रिय का पैमाना गुण कर्म स्वभाव का है। गीता, मैंने मनुस्मृति का प्रमाण दिया, गीता में भी इस बात को स्पष्ट कहा, चातुर्य वर्णिम मया सृष्टा गुण कर्म स्वभाव से,
कि चारों वर्ण जो रचे गए हैं वो गुण और कर्म के आधार पर ही बने हैं। अब गीता भी यही बात करी, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, आपस्तंभ धर्म सूत्र प्राचीन ऋषियों के सूत्र है, उसमें भी बिल्कुल यही बात कही गई कि जब व्यक्ति उत्तम उत्तम कर्म करते हुए गुणों को प्राप्त करता है तो वो उच्च उच्च वर्ण को प्राप्त करता जाता है, और जब वो पतन के कार्य करता है, गुणों से रहित होता है, तो निम्न वर्ण को प्राप्त होता जाता है। तो जो हमारी गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, उस पर वो कोई जाति नहीं है। आज आप उसको जाति बता रहे हैं, और सरकार भी ये गलती कर रही है कि वो क्षत्रिय वर्सेज गुर्जर कर रही है। क्षत्रिय वर्सेज गुर्जर नहीं है, ये गुर्जर वर्सेज राजपूत है। एक तो इस बात का नोटिस लिया जाए, हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इतिहास में गुर्जरों का कार्यकाल है, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, ये प्रतिहार डायनेस्टी के 9वीं शताब्दी के बहुत ही प्रतापी सम्राट हैं, और इस वंश को गुर्जर प्रतिहार ही सब रिकॉर्ड में ये दर्ज है। आज से नहीं, अंग्रेजी जमाने से, जब से शिलालेख मिले, खोज हुई, पुरातत्व विभाग ने इस पर काम किया, तो वहाँ पर सब जगह और दुनिया की सब यूनिवर्सिटी में उसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से ही जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब बीएन पुरी ने इस पर पीएचडी की 1957 में, तो वहाँ भी उन्होंने उसका शीर्षक ये रखा, गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहार। आज भी आप पुरातत्व के संग्रहालय में चले जाओ, वहाँ भी गुर्जर प्रतिहार ऊपर उस पर लिखा हुआ है। तो ये गुर्जर प्रतिहार इस वंश की, डायनेस्टी की पहचान है, जो शिलालेखों में अंकित है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। कल आप कहोगे कि स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त के सामने से गुप्त हटा दो, चूंकि गुप्त एक जाति भी है। अब आप कहोगे कि गुप्त हटा दो तो स्कंद के नाम से कोई जानेगा और समुद्र के नाम से कोई जानेगा। उन सम्राटों को आज स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उस डायनेस्टी की पहचान है। तो ये डायनेस्टी का नाम है, उस डायनेस्टी के नाम को आप मिटा नहीं सकते। और ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा चूंकि उनका ओरिजिन उस समय गुर्जर था, उसको सब आसपास के जितने भी राज्य थे वो गुर्जर कहकर ही संबोधित करते थे। आप देखिए, दक्षिण में 300 सालों तक जो लगातार एक राष्ट्रकूटों की सत्ता चली, जो कर्नाटक के राष्ट्रकूट थे, और कन्नौज में और उत्तर भारत में इधर प्रतिहारों की सत्ता थी, बंगाल में पालों की सत्ता थी उस समय। तो राष्ट्रकूटों ने अपने शिलालेखों में उनको स्पष्ट गुर्जर ही कहा, और इसी तरह से पालों ने भी उनको गुर्जर कहा। और पाल और राष्ट्रकूट ही नहीं, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भी उनके देश को गुर्जर देश और उनको गुर्जर कहा। अब विदेशी राइटर भी कह रहे हैं, जो उनके पड़ोसी राज्य हैं जिनसे उनकी संघर्ष चले शताब्दियों तक, वो भी उनको गुर्जर कह रहे हैं। और प्रतिहारों के 2 शिलालेख हैं, एक तो राजौरगढ़ का शिलालेख, उसमें प्रतिहारों को स्पष्ट रूप से, प्रतिहार से पहले गुर्जर शब्द लिखा हुआ है, जो 960 ईस्वी का शिलालेख है राजौरगढ़, जो अलवर जिले में राजस्थान में पड़ता है। तो उसमें गुर्जर प्रतिहार स्पष्ट रूप से अंकित है, और उसमें यह भी कहा गया कि गुर्जर यहाँ राजा तो है ही, चूंकि वो माथन देव का शिलालेख है, जो वहाँ का राजा था, जिसके लिए लिखा परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर माथन देव, और वो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार महीपाल का सामंत था। महीपाल मिहिर भोज के पौत्र थे। सम्राट महीपाल का सामंत ये अलवर का राजा था। तो इस प्रकार से वहां उसके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का स्पष्ट प्रयोग है। और प्रतिहारों की एक शाखा, जो दूसरी शाखा है, जिसके हरिराज एक शासक है और वो कदवाहा का शिलालेख है, वो वहां मठ में दीक्षा लेने जाते हैं। दीक्षा ग्रहण करने से पहले जो मठ का साधु है, जो धर्म गुरु है, वो वहां उनके वंश का, उनके गोत्र का और जाति का उल्लेख किया गया है। आप देखिए,
उस अनुष्ठान में वहां लिखा गर्जत गुर्जर मेघचंड, उनको गरजने वाला, जैसे मेघ गरजता है, मेघ के समान गरजने वाला गुर्जर कहा गया है। और प्रतिहार गोत्रम, वहां कहा कि प्रतिहार गोत्रम की इसका जो गोत्र है वो प्रतिहार है, वहां प्रतिहार स्पष्ट रूप से गोत्र अंकित है। और वहां क्या कहा, नृप चक्रवर्ती। नृप चक्रवर्ती तो हिस्टोरियन कहते हैं कि चक्रवर्ती टर्म जो है वो कन्नौज के प्रतिहारों की थी। इस चक्रवर्ती टर्म से ये ज्ञात होता है कि ये कन्नौज के प्रतिहारों की ही शाखा है, क्योंकि चक्रवर्ती सब राजा नहीं लगाते हैं। अब वो कन्नौज के प्रतिहारों की शाखा होने के कारण ही चक्रवर्ती टर्म का प्रयोग करते थे। ये एपिग्राफिया ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से ये चीजें सब दर्ज हैं। ये पुरातात्विक सच्चाई है जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। और देखिए, गुर्जरों का जो उल्लेख है, अगर आप देखो तो पुलकेशी का जो शिलालेख है 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, उसमें स्पष्ट वर्णन आया कि उसने मालव और गुर्जरों पर विजय प्राप्त की। और जो ये विजय प्राप्त की तो वहां स्पष्ट रूप से गुर्जरों शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुवचन का। आजकल कुछ लोग सच्चाई बताने की अपेक्षा सच्चाई को छिपाने का पर इतनी ताकत लगा रहे हैं, वो इस गुर्जर जाति को, जो करोड़ों लोगों की जाति पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है, दक्षिण में भी महाराष्ट्र तक फैली है, और भी ये इस उपमहाद्वीप में अपना मजबूती से वजूद रखती है, आज उसको असिद्ध करने में लगे हुए कि गुर्जर तो कोई जाति थी ही नहीं। जबकि शोध करके जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं उन सब ने इस बात को, इन तथ्यों को स्थापित किया। और अब इस बात पर जोर दिया जा रहा कि गुर्जर तो एक देश का नाम था। भाई, गुर्जर देश का नाम था तो वो गुर्जरों के अस्तित्व से पहले कहां था, जरा बताना, कौन सी बाउंड्री थी उसकी, कहां पर था वो? जहां जहां गुर्जरों ने अपने राज्य कायम किए वही जगह गुजरात बनती चली गई, गुर्जर देश बनते चले गए, गुर्जर मंडल बनते चले गए, गुर्जर भूमि बनते चले गए। उन्हीं देशों की संज्ञा जो है गुर्जर देश बनती चली गई। और ये ऐसा नहीं है, वो क्षेत्र पाकिस्तान में भी आते हैं जो गुर्जर देश कहलाते थे, वहां भी आज गुजरात जिला है। इसी प्रकार से गुजरात भारतवर्ष में एक प्रांत का नाम है। कभी जो है पंजाब का ये इलाका जो पाकिस्तान में गया है, वो भाग जो है वो गुजरात कहलाता था, गुर्जर देश कहलाता था। सहारनपुर भी 18वीं शताब्दी में गुजरात कहलाता था, ग्वालियर गुर्जरगढ़ कहलाता था। इसी प्रकार से बहुत सारे गुजरात जहां जहां गुर्जरों की टेरिटरी थी, और ये गुर्जर भूमि, गुर्जर मंडल, ये उनकी टेरिटरी के लिए प्रयोग होता था। और उनकी उपाधियां क्या थी? गुर्जरेश्वर, गुर्जराधिराज, गुर्जराधिपति, गुर्जरनाथ, गुर्जर नृप। अब आप देखिए, भड़ोच का जो शासक था दद्दा, हर्षवर्धन के जमाने में, उसके शिलालेख में, शिलालेख क्या कॉपर प्लेट है उसकी, तो उसमें स्पष्ट लिखा है गुर्जर नृपति वंश, गुर्जर नृपति वंश लिखा है उसको स्पष्ट रूप से कि उसका जन्म गुर्जर नृपति वंश में हुआ। अब आप देखिए, गुर्जर नृपति वंश वहां उसके उसमें दर्ज है, इसे कैसे देश का नाम बनाओगे आप? और इसी प्रकार से अकेला वही उदाहरण नहीं है उस समय का, पुलकेशी का भी उसी के समय का है, हुएनसांग भी उसी समय आया भारत में, जो चीनी यात्री था। हुएनसांग की एक पुस्तक है सियुकी, सियुकी में उसने जो अपने यात्रा वृतांत का पूरा वर्णन किया है, उसमें उसने भीनमाल जो गुर्जरों का राज्य था उसका वर्णन किया, भड़ोच का भी वर्णन किया। और वो लिखता है कि इस गुर्जर राज्य का जो राजा है वो नौजवान क्षत्रिय है और वो जो है बहुत बुद्धिमान है। उसकी प्रशंसा करते हुए लिखता है, वो भी गुर्जर देश का, राज्य का और उस राजा का वर्णन करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये वर्णन लगातार शिलालेखों में 6वीं शताब्दी से चल रहा है। और ये जब तक 1192 तक, जब पृथ्वीराज की पराजय होती है, पृथ्वीराज विजय उठा के देख लीजिए जो 1191 ईस्वी में लिखी गई,
उस पृथ्वीराज विजय में गुर्जर मंडल, गुर्जर दुर्ग और गुर्जरों का गौरी को पराजित करना और गुर्जराधिराज, गुर्जरेश्वर, ये सारी उपाधियां उसमें भरी पड़ी हैं। तो ये पूरा राजस्थान अनेक सेंचुरियों तक, अनेक शताब्दियों तक गुजरात्रा कहलाता था। ये राजस्थान तो अब बाद में नाम दिया जब ये प्रदेश अलग से गठित हुआ। राजपुताना नाम 18वीं शताब्दी में पड़ा, उससे पहले इसका नाम गुजरात्रा था। अलबरूनी जब भारत आया 1020 में, तो अलबरूनी जिंडिया में उन्होंने लिखा कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी से पहले इसका नाम राजपुताना नहीं था और ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। आप देख रहे हो ना, जैसे वो राम को रामा बना देते हैं, कृष्ण को कृष्णा बना देते हैं, वैसे ये राजपुताना कर दिया। अब आप विचार करके देखिए कि पूरा अलबरूनी उस समय लिखता है कि भारत, चौहानों का जो राज्य है वो गुजरात कहलाता है। चौहानों का राज्य कहाँ था? अजमेर में। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये गुजरात्रा जो है ये लगातार प्रयोग में बना हुआ है। बहुत सारे समकालीन ग्रंथों में गुजरात्रा का वर्णन आता है। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि गुर्जरों की हिस्ट्री इतनी मजबूत है, इतनी तथ्यात्मक है, इतनी स्टैब्लिश है कि उसको हिलाने का प्रयास करना ये एक निरर्थक प्रयास है। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। न्यायालयों में भी केस गए हैं कुछ अलग विषयों को लेकर के, वहां भी जो चीजें होंगी आप देखेंगे कि वहां भी सच्चाई की जीत होगी। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि किसी भी समझदार व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को बरगलाए नहीं, वो लोगों को भ्रमित न करे। आज गुर्जर राज्य के नाम से पुस्तक भी एक आई है, मुझे किसी ने बताया है। किस नाम से आई है? गुर्जर देश के नाम से। उनकी वीरेंद्र राठौड़ जी की पुस्तक एक आई है गुर्जर देश के नाम से, अभी वो हमें मिली नहीं है। तो उनका भी एक ये नैरेटिव रहता है कि वही गुर्जर देश ही था, जाति नहीं थी, ये कोई कम्युनिटी नहीं थी। हमने भी वो पुस्तक मंगाई है, मिले तो उसका भी पूरे तथ्य आपके सामने हम रखेंगे, पूरा उसका विश्लेषण करेंगे ताकि सच्चाई लोगों को पता चले। क्योंकि ऐसे समय पे ये चीजें भ्रम फैलाती हैं और भ्रम फैला करके वो नौजवानों को बरगलाते हैं कुछ लोग। कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को कहते हैं कि भाई अगर सच्चाई पर सब लोग आग्रह रखें, सत्यान्वेषी बने, तो ये बिना वजह के व्यर्थ के विवाद जो हैं ये सब रुक सकते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम सब, आप पत्रकार बंधुओं का भी, समाज के सब नागरिकों का भी, सरकारों का भी, सबका ये कर्तव्य बनता है कि सच्चाई को रखें और जो गलत तथ्य हैं, जो दुराग्रह है, जो हट और दुराग्रह से बातें कही जा रही हैं, उनको नकारें। ये हमारा पक्ष है। अब आपको इसमें कुछ अगर पूछना है, कोई प्रश्न करना है तो आप पूछ सकते हैं।